सबको प्यारी प्यारी ओम। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, ओम जी, कुणाल जी, आ रही आवाज। हाँ, ऑल द बेस्ट। चलिए, थैंक यू सर। चलिए, मैं चाहता हूं कि आज का सेशन शुरू करने से पहले हम एक बार फिर पवित्र ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। तो पीठ गर्दन सीधी करते हुए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर आते हुए लंबा गहरा श्वास भरते हुए एक बार पवित्र ओम शब्द का उच्चारण शुरू करें। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सबके भीतर विराजमान उस दिव्य शक्ति को मेरा प्रणाम। इनकी प्रेरणा से आज हम इस योग परिवार में, इस योग शिविर में आए हैं और एक ऐसे विषय के बारे में हम लोग जानकर के एकत्रित करने आए हैं जो कि आज के युग का सबसे सबसे संगीन विषय बन चुका है, सबसे डिफिकल्ट विषय बन चुका है। तो आज का विषय शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार सभी अपना वीडियो ऑन कर लें ताकि मैं आप सबके दर्शन कर पाऊं। कौन कौन भाई बहन आज मेरे लिए सुबह सुबह उठकर आया है? क्या बात है, धन्यवाद। नवीन जी, सुमन जी, नीलम जी, सभी भाई बहनों का दिल से धन्यवाद। कुणाल जी, मैं सबको देख रहा हूँ, आप करिए। मेरी ड्यूटी है ये। क्या बात है, तो हाँ नाइस। जी, हाँ जी, चिंता ना करो। हाँ, ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो कुछ भाई बहन देखिए नए जुड़े हैं, मैं उनको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई एनकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, केवल योग से ही जुड़ा हुआ हूँ। और आज हम योग के माध्यम से ही आज हम इस बीमारी को, इस समस्या को समझेंगे और इसका समाधान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और सेकेंडली, जो भी इंफॉर्मेशन आज मैं आप सबको यहाँ पे दूंगा, ये इंफॉर्मेशन अपने आप में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो किसी भी आप इंफॉर्मेशन को जब आप प्राप्त करेंगे, उसके बाद यदि आप उसके बाद कुछ उपचार में अगर आप जाना चाहते हैं, तो मेरी यही प्रार्थना है कि एक बार किसी मेडिकल डॉक्टर या किसी अच्छे वैद्य की सलाह के साथ ही आप इन उपचारों के साथ जाएंगे। लेकिन यदि आप योग अभ्यास करना चाहते हैं तो उसके लिए खुला निमंत्रण है, क्योंकि योग में सब कुछ सर्वसम्मिलित है। योग अपने आप में ही परिपूर्ण है। तो जैसे कि आपको पता है कि आज का टॉपिक हमारा है कैंसर। कैंसर को हम शुरुआत करने से पहले देखिए, ऐसे है कोई भी अगर दुश्मन है, कितना मर्जी बड़े से बड़ा दुश्मन हो, यदि हम उस दुश्मन को अच्छे से समझ पाते हैं तो उस दुश्मन पर विजय हासिल करना उतना ही आसान हो जाता है। तो ऐसे ही आज की जो समस्या है कैंसर, आज हम इसको समझेंगे। कैंसर क्या है, इसके क्या क्या कारण है, इसके कौन से लक्षण हैं, इसका क्या क्या इलाज हमारे पास मौजूद है मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में और योग अभ्यास में। और कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। कैंसर, कैंसर को बताने से पहले मैं चाहता हूं कि हम जीवन के उस छोटे से सूक्ष्म अंग के बारे में जाने जिससे जीवन बनता है। जैसे कि आपको पता है कि जीवन हमारे शरीर के भीतर एक छोटी छोटी कोशिकाओं से बनता है, जिसे कि हम सेल्स बोलते हैं। तो क्या है ये सेल, क्या है ये कोशिका? कोशिका की अगर हम डेफिनेशन देखें तो बड़ी सुंदर इसकी डेफिनेशन हमारे सामने निकल के आती है कि जीवन की सबसे सूक्ष्म इकाई जो कि क्रियात्मक और रचनात्मक है, छोटा सा पार्ट हमारे शरीर का जो कि अपने आप में एक जीवन है, वह कोशिका है। कुछ और जानने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो शेयर करना चाहता हूं कि देखिए हम भीतर एक कोशिका क्या चीज है। तो बने रहे मेरे साथ एक मिनट, एक छोटा सा वीडियो आपके सामने। भस्त्रिका करते रहे साथ साथ।
Smartphone photography is about to change forever. Stay tuned. बेटा कौन एडमिटेड है हॉस्पिटल में? पापा। वाह, वैसे आपका कौन एडमिट है? कोई नहीं, यहाँ लोग बड़े अकेले लगते हैं ना, तो चली आती हूँ उनके साथ चाय पीने। ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल, स्वाद अपनेपन का। थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, आवाज आ रही सर मेरी अभी? आ रही है जी, आ रही आ रही है। है, आ रही है, आवाज आ रही है, बिल्कुल सही है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो देखिए, ये है हमारे भीतर जीवन, एक छोटी सी कोशिका, जो कि कुल मिलाकर हमारे इस शरीर में जीवन का आधार है। छोटे छोटे फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस सेल्स को लेकर। आपको पता है कि हमारे शरीर में कुल मिलाकर कितने सेल्स हैं? आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते चले जाइए साथ साथ। बस क्या कर रहे थे हम? लंबे गहरे श्वास भीतर, लंबे गहरे श्वास बाहर। तो आज बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप थोड़ा आंखें खोलकर साथ साथ समझने का प्रयास करना है। यदि आज थोड़ा योग अभ्यास कम भी होगा तो चलेगा, क्योंकि आज की इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे भीतर कुल मिलाकर कितने सेल्स हैं जो कि अपने आप में एक जीवन है और कुल मिला के हमें ही जीवन दे रहे हैं? 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़ या 10 करोड़, 1 अरब या 10 अरब, 1 खरब, 10 खरब? नहीं दोस्तों, इनकी संख्या इनसे भी बहुत अधिक है। कुल मिलाकर हमारे शरीर में नॉर्मली 37 खरब सेल हैं, जिसे कि बोलते हैं 37 ट्रिलियंस।
इतनी बड़ी संख्या में ये कुल मिलाकर हमारे जीवन में कार्य कर रही हैं और हमें जीवन दे रही हैं। और यदि हम इनको एक दिन में नापें तो लगभग 33,000 करोड़ सेल्स, कितने? 33,000 करोड़ सेल्स जो हैं हमारे एक दिन में रिप्लेस होते हैं। नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स खत्म हो जाते हैं। यानी कि कुल मिला के 80 से 100 दिनों में हमारा एक नया जीवन होता है। हर सेल्स हमारी बॉडी में चेंज हो जाता है। और सूक्ष्म इकाइयां हैं तो 1 सेकंड में, दोस्तों ध्यान से सुनना, 1 सेकंड में 10 लाख सेल्स हमारी बॉडी के अंदर रिप्लेस होते हैं। ये हमारे जीवन में, ऐसे हमारा जीवन चलता है। ये हमारे जीवन में सेल्स की भूमिकाएं हैं। हर सेकंड 10 लाख सेल्स नए बनेंगे, पुराने जाएंगे, नए बनेंगे, पुराने जाएंगे। और जो हमारा आज का टॉपिक है कैंसर, ये अब कुछ ना कुछ इसी से बेस्ड है, इसी से निर्धारित है। देखिए, जो 10 लाख की संख्या हर सेकंड में हमारे शरीर में चेंज हो रही है, नए सेल्स आ रहे हैं, पुराने मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। अब आप समझिए कि जो ये सेल्स मर रहे हैं, अगर ये ना मरे तब क्या होगा? किसी परिवार में जो पुराने बुजुर्ग हैं, अगर वो जिंदा रहें, अगला अगला परिवार बनता चला जाए, पुराने कहीं ना जाएं, फिर क्या होएगा? फिर वहां पे घमासान शुरू हो जाएगा ना। तो वैसे ही शरीर के भीतर क्या होता है कि जब कोई सेल किसी भी कारण से, मेरे आपने एक एक शब्द को ध्यान से सुनना है, किसी भी कारण से हमारे शरीर के भीतर ये सेल, जिसकी की संख्या लगभग 37 खरब है, जो कि हर सेकंड 10 लाख नए पैदा होते हैं और पुराने मरते हैं। अगर ये सेल्स नहीं मरेंगे, ये वहीं पे बने रह जाएंगे, तो ये मिलकर एक क्या करते हैं, एक ट्यूमर का रूप ले लेते हैं, जो कि एक प्रकार का कैंसर है, जिसे कि हम कैंसर की संज्ञा देते हैं। सो बेसिकली कैंसर क्या है? इट्स एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। जो ये सेल्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, बजाय के मरने की लगातार बनने शुरू हो जाएं और अपने आसपास के सबसे पहले टिश्यूज पे और अपने आसपास के ऑर्गन्स पे, शरीर में किसी भी अंग में, देखिए 37 खरब सेल है पूरे शरीर में चल रहे हैं, ब्रेन से लेके पैरों तक चल रहे हैं, हर अंग में हमारे पास सेल है। तो किसी भी जगह पे ये सेल्स एकत्रित हो सकते हैं अबनॉर्मली, अगर ये कैंसर का रूप लेना चाहे तो जब ये सेल्स किसी भी ऑर्गन के पास एकत्रित होते हैं तो सबसे पहले वहां के टिश्यूज को खराब करते हैं, फिर धीरे धीरे वहां के जो ऑर्गन्स हैं उनको खराब करते हैं, और अंत में ये ट्यूमर बनकर क्या होता है कि ये पूरी बॉडी में फैल जाते हैं एंड एट लास्ट जो पेशेंट होता है वो इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये कुल मिलाकर कैंसर की बीमारी है। यदि हम डॉक्टरी भाषा में समझे तो 100 से भी अधिक कैंसर की बीमारियां हो सकती हैं शरीर के भीतर। कुछ तो इनके नाम ऐसे हैं कि वो नाम हमसे शायद लिए भी ना जाएं, जैसे कि कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, जर्म सेल, ब्लास्टोमा, पेरेंजाइमा, पता नहीं क्या क्या नाम है ना। तो खैर ये तो ऑन्कोलॉजिस्ट का विषय है, क्योंकि मुझको इतना पता है कि एक ऑन्कोलॉजिस्ट को पूरी जिंदगी बीत जाती है कैंसर को समझने के लिए, फिर भी वो उस कैंसर की समस्या को पूरी तरह से समझ नहीं पाता। तो अभी हम थोड़ा इसको मोटा मोटा समझने का प्रयास करते हैं ना। बेसिकली कैंसर जो है 2 प्रकार का है, ठीक है? आपने इतना समझना है, कैंसर 2 प्रकार का है, एक है सॉलिड और एक है लिक्विड। सॉलिड में एक ये ट्यूमर की तरह बॉडी में पैदा हो जाता है, कहीं पे भी सेल्स एकत्रित होने शुरू हुए, अबनॉर्मल सेल्स जिनको मरना चाहिए था, आज वो नहीं मरे, वो धीरे धीरे एकत्रित होने शुरू हो जाएंगे, इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। फिर वहां पे क्या होगा, एक मांस का गुच्छा बनना शुरू हो जाएगा, जिसे कि हम ट्यूमर बोलते हैं। तो ये होते हैं ट्यूमराइज कैंसर्स। हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता, ये आपने ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि थोड़ी सी फिंसी हुई या कोई अंदर घाव बना और हम लोग डर गए, ब्रेस्ट में कोई सा लंप बना हम डर गए। कुछ ही 98% में तो नॉर्मली होता है, 2% ऐसा होता है, अनलकी व्यक्ति होता है, जब वो जो ऐसा मांस का गुच्छा होता है वो सेल्स कैंसर का रूप ले लेता है। सेकेंडली जो है वो होता है जो कि कैंसर का बड़ा ही एक डिफिकल्ट स्टेज होती है, जिसे कि ल्यूकीमिया बोला जाते हैं, जो कि एक लिक्विड प्रकार का कैंसर होता है।
इसमें क्या होता है कि कैंसर एक गुच्छे का रूप नहीं लेते, बल्कि बोन मैरो के द्वारा या कह लीजिए ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाते हैं। इसे ल्यूकीमिया बोला जाता है। ये एक बड़ी थोड़ी-सी एडवांस स्टेज है, खतरनाक स्टेज है, इससे थोड़ा बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति योग अभ्यास करता चला जाएगा तो उसको तो कोई समस्या आने वाली है नहीं। कैंसर्स को थोड़ा और समझने का अगर हम प्रयास करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि साधारण लैंग्वेज में जिस बॉडी के ऑर्गन के साथ ये कैंसर बनता है उसी की संज्ञा इसको दे दी जाती है। जैसे कि ब्लैडर कैंसर, बोन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ल्यूकीमिया जैसे कि मैं भी आपको बता चुका हूँ कि जो कि बोन मैरो में होता है, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, स्किन कैंसर, स्किन में भी कैंसर हो जाता है, स्टमक कैंसर, यूट्रस कैंसर, टेस्टिटाइन कैंसर। तो शरीर के किसी भी अंग में ये समस्या हो सकती है। अब हम अपने अगले चरण में बढ़ते हैं कि इस कैंसर होने के क्या कारण हैं। जब हमने समझ लिया कि हमारे शरीर के भीतर सेल्स जो है मरने की बजाय एकत्रित होने शुरू हो गए, तो मन में अगला प्रश्न आएगा हमारा कि ये क्यों हुआ? हमारे साथ ही क्यों हुआ ना? तो इसके कारण को समझने से पहले हम थोड़ा-थोड़ा साथ-साथ योग अभ्यास। पाँव थोड़े अगर आपके थक गए हैं तो थोड़ा खोल के रिलैक्स कर लीजिए। पाँव खोल लीजिए। बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। पाँव की पिंडलियाँ थपथपा लीजिए। दोनों पिंडलियाँ एक साथ। पाँव खोलें, बंद करें और थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। खिलखिलाकर। सेठ साहब मुस्कुराइए। क्या बात है जी। चलिए आ जाइए वापस। लगाइए सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन जिसमें भी आप आसानी से बैठ सकते हैं, बैठ सकते। करने जा रहे हैं हम आज का अगला प्राणायाम। आज का मुख्य प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। जो भाई बहन नए जुड़े हैं, अभी मेघा जी थे कोई, उनका मैसेज बार-बार आ रहा था कि सूर्य नमस्कार के बारे में समझ नहीं आ रहा। देखिए एक ही दिन में हम सब कुछ नहीं समझ पाते ना, तो आज आप इतना तो समझ लिया कि सूर्य नमस्कार कोई चीज़ है ना योग अभ्यास में। कैसे करना है आज भैया ने नहीं करके दिखाया, कोई इश्यू नहीं। जब आप रूटीन में इन क्लासेस को लगाएँगे तो आपको धीरे-धीरे हर चीज़ समझ आनी शुरू हो जाएगी। कपालभाति प्राणायाम कैसे करना है? नासिका से श्वास बाहर फेंकना है, पेट अंदर की ओर लेके जाना है ऐसे। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक और 5 मिनट में 300 स्ट्रोक लगाने होते हैं। इसका अभ्यास अपने-अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। तो शुरू करते जाएँ, लेकिन साथ-साथ आँखें खोलकर आप इस प्रोग्राम को ज़रूर सुनते चले जाएँ। तो हमारा अगला चरण था कि कैंसर होने के क्या कारण हैं? फिजिकल फैक्टर्स। सबसे अहम कारण जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हमारी लो इम्यूनिटी, है ना? कोविड में भी हमने देखा कि वो व्यक्ति कोविड से ज़्यादा ग्रसित हुए थे जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी लो थी। तो सबसे बड़ा कारण इन सेल्स का एकत्रित होना, इन सेल्स का ना बनना या कैंसर का होना, कैंसर का पनपना वो है लो इम्यूनिटी। यदि आप जल्दी बीमार हो जाते हैं, जल्दी-जल्दी जुकाम, सर दर्द, बुखार वगैरह हो जाता है, मौसम चेंज होता है, साथ ही बीमार हो जाते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी इसका मतलब लो है ना? तो आपने अब इस पर थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। तो इसके लिए योग अभ्यास नित्य प्रतिदिन। सेकंड देखिए जो इसका प्रमुख कारण हमारे सामने निकल के आता है, जो कि हमें डाटा हमें बताता है, वो है यूज़ ऑफ तम्बाकू या कह लीजिए गुटखा। हाँ, एक ना जोक मेरे को याद आ जाता है जब भी तम्बाकू की याद आती है। एक व्यक्ति अ, गुटखे वाली दुकान पे गुटखा लेने गया, कहता भैया वो वाला गुटखा देना जिस पे ना कैंसर की फोटो बनी है। वो वाला पैकेट चाहिए। तो साथ में व्यक्ति बोला भाई कैंसर की तो फोटो बनी हुई है तो वो कैंसर वाला गुटखा मांग रहा है। तो वो व्यक्ति बोला, कहता कि खाने में ना ये टेस्टी होता है। कहता भाई अगर तू इसको खाएगा तो धीरे-धीरे तू मौत के मुँह में चला जाएगा। तो भाई साहब बोले, कहते अच्छी बात है ना, धीरे-धीरे जाएँगे ना, एकदम से तो नहीं जाएँगे ना। तो ख़ैर ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि भयंकर बीमारी का रूप ले लेती है
कैंसर गले के में आ जाता है जब व्यक्ति तंबाकू या गुटखे का सेवन करता है। और डाटा हमें बताता है कि जितने कैंसर्स की वजह से पेशेंट मरते हैं, उसमें से 22% पेशेंट जो हैं, वो सिर्फ़ गुटखे या तंबाकू की वजह से मरते हैं। और इसके साथ-साथ क्या-क्या कारण हैं? ओबेसिटी, मोटापा, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। पुअर डाइट, आपकी डाइट अच्छी नहीं है। आप बेसमय खाना खा रहे हैं। जब खाना खाने का समय होता है तब खाना नहीं खा रहे हैं, जब दिल किया तब खाना खा रहे हैं। फास्ट फूड खा रहे हैं, आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा अ एसिड्स वाली हैं, मसाले वाली चीज़ें हैं, जिसे हम रजसी फूड बोलते हैं। रजस फूड अगर आपकी डाइट में ज़्यादा है, तो ये भी कभी न कभी कैंसर का रूप ले सकता है, इसलिए शुद्ध सात्विक खाना आपने ध्यान रखना है। और जो कारण है, वो है लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। क्या सारा दिन आप सुस्त बने रहते हैं? अक्सर हम लोग देखते हैं कि बस चलो भाई थोड़ा बहुत सुबह कर लिया, उसके बाद सारा दिन हम एक ही जगह बैठे रहते हैं। या कई लोग तो ऐसे मैंने देखे हैं कि जो उठते ही सुबह 9 बजे हैं, फिर बस शेड्यूल सारा दिन बैठने का ही है और रात को भी फिर सीधा सो गए। कोई एक्सरसाइज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई योग अभ्यास नहीं। तो ये बहुत बड़ा कारण है किसी व्यक्ति के भीतर ऐसी भयंकर बीमारी पैदा होने का। देखिए, आप मेरी बातों को बहुत सीरियसली लेना और इसको ध्यान से सुनना। जहाँ-जहाँ पे भी हम सब कमी-पेशी कर रहे हैं, उसको आपने पकड़ लेना है आज। एक्सेसिव अल्कोहल, कई लोग ऐसे मादक पदार्थ पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं, जिससे कि लिवर कैंसर हो जाता है। लोग कहते हैं, "चल यार, कोई बात नहीं, ड्रिंक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।" लेकिन कब ये छोटे-छोटे ड्रिंक के आपके पैक जो हैं, वो बड़ा रूप ले लेते हैं और कब आप इसमें डूब जाते हैं और अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। और एक बहुत बड़ा कारण है, वो है रात को लेट सोना। कई लोगों की आदत है कि भई रात को ऑफ़िस से लेट आना, उसके बाद खाना लेट खाना, रात को 12 बजे तक सोना नहीं है। रात को लेट सोएँगे तो जो हॉर्मोन्स रिलीज़ होने वाले हैं बॉडी के भीतर आपको स्वस्थ करने के लिए, वो हॉर्मोन्स अब रिलीज़ नहीं होंगे और आप में ऐसी बीमारियाँ होने वाली हैं। और कौन-कौन से कारण हैं? सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन फिर भी जिस वातावरण में आप रह रहे हैं, एयर पॉल्यूशन की बात मैं कर रहा हूँ। आज की डेट में आप देखेंगे कि कितना पॉल्यूशन बढ़ चुका है। लुधियाना, खन्ना, दिल्ली सबसे हाईएस्ट स्टेज में जा रहे हैं। जैसे-जैसे अब ठंड बढ़ रही है, कोहरा बढ़ेगा, ये पॉल्यूशन का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मिलकर हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। नेचर को अगर हम बढ़ाएँगे तो इस पॉल्यूशन से भी हम बच सकते हैं, लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ा कारण है वो है एयर पॉल्यूशन। ऐसे ही वाटर पॉल्यूशन, पानी को बहुत ज़्यादा गंदा किया जा रहा है, धरती माँ को गंदा किया जा रहा है, फैक्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं। फैक्ट्री से तेज़ाब का पानी हम देखते हैं कि जो ये फैक्ट्री वाले एरिया हैं, जैसे कि फोकल पॉइंट एरिया है, यहाँ से हमारे सेठ साहब हैं, इनको तो अच्छी तरह पता होगा। इन एरियो में फैक्ट्रियों से गंदा पानी ज़मीन में छोड़ दिया जाता है और वही पानी हम लोगों को पीना पड़ता है। अब ऐसे तेज़ाब वाला पानी पिएँगे तो स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो जाता है ना? मैंने सुना है कि बठिंडे के पास ऐसी कोई जगह है जहाँ का अगर कोई पानी भी पी ले तो वो व्यक्ति को कैंसर हो जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि वो जगह में ऐसा तेज़ाब गिर गया होगा। देन रेडिएशन, जैसे कि टावर लग रहे हैं। हम देखते हैं ना घर-घर में आजकल क्या लालच की वजह से कहते हैं कि वहाँ छत पे जगह खाली है वहाँ पे टावर लगा दो। 5G, 6G, 4G पता नहीं कौन-कौन से टावर चल रहे हैं। इन टावर से पैदा हो रही रेडिएशंस आपके लिए कैंसर का कारण बन रही है दोस्तों, तो आपने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अगर आपके घर के आस-पास कोई टावर है, तो उनसे हो सके आप बचिए, परहेज़ रखिए या उन टावर्स को अपने आस-पास के एरिया में मत लगने दीजिए। इन्फेक्शंस, जैसे कि एचआईवी इन्फेक्शंस हैं, इनसे भी कई प्रकार के आगे कैंसर्स हो जाते हैं। जब ब्लड अगर कोई बाय चांस कोई गलत ब्लड आपको लग गया, है ना? ये भी कारण है। देन कई बार जेनेटिक इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जिसमें कि बच्चों को हो जाता है माँ-बाप से, जिसे कि ब्लास्टोमा बोला जाता है। तो ये कुछ फिज़िकल फैक्टर्स हमारे सामने थे। इसके अलावा देखिए कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, जिसे कि मैं बहुत अहमियत देता हूँ। आपके भीतर कैसे विचार पनप रहे हैं? क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार, भय, घृणा, हुँ?
घृणा, दूसरों से जेलस करना, ये कहीं ना कहीं आपके भीतर ही कैंसर को पनपा रहे हैं। उन सेल्स को मरने दे रहे हैं जिनको नहीं मरना चाहिए, उन सेल्स को जीवित रख रहे हैं जिनको मरना चाहिए, क्योंकि हमारे भीतर अनेक प्रकार के ऐसे दुष्प्रभाव हैं। पाप कर्म, अगर हम पाप कर्म कोई करते हैं, किसी को दुख पहुंचाते हैं, तो शास्त्रों में लिखा है, गीता में लिखा है, तो वो वापिस कर्म योग है, वापिस आपको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि पूर्व जन्म के प्रारब्ध भी आपके सामने बीमारी का रूप लेके आ सकते हैं, जिसके लिए आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। हम सोचते हैं कि यार मैंने तो इस जीवन में सारा कुछ अच्छा भी किया, सब कुछ अच्छा भी खाया, फिर भी मेरे साथ ऐसा समस्या क्यों आई? क्योंकि हो सकता है कुछ पूर्व जन्म में आपके प्रारब्ध आपके साथ जुड़ गए हों, है ना? तो ये भी मैं कारण समझता हूँ, हो सकता है। तो दोस्तों, एक चीज़ जहाँ पे मैं और बहुत ही बारीकी के साथ जोड़ना चाहता हूँ कि क्या और कारण हो सकते हैं ऐसी समस्या पैदा होने के, वो है पंच तत्वों की कमी। इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे जब हम अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पंच तत्व आप समझ लीजिए, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इससे हमारा शरीर बनता है, इससे हमारा जीवन बनता है, इससे ही एक-एक कोशिका बनती है। 37 खरब की आबादी वाला जो हमारा देश है ना, उसमें एक-एक सेल के भीतर भी ये 5 तत्व हैं। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। और जब कभी इनमें इम्बैलेंस होता है, जो हमें तत्व चाहिए होता है, उसकी पूर्ति नहीं होती, तब ये सेल्स में ऐसी समस्याएँ आ जाती हैं। ठीक है? तो ये कुछ कारण थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे इसके सिम्पटम्स की ओर। कैसे इसके लक्षण हमारे सामने निकल के आते हैं? तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि लम्प बन जाते हैं बॉडी के भीतर। तो ऐसे शरीर में कई बार लम्प बन जाते हैं जो कि हमें इशारा करते हैं किसी बीमारी का, या जिस अंग के साथ ये रोग दोष जुड़ जाते हैं, उस अंग में कुछ ना कुछ कमी आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर यूट्रस में है, प्रोस्टेट में है, तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है यूरिन के साथ, स्टूल्स के साथ ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है, या फिर आप समझ लीजिए कई बार कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाती है। अगर लंग्स में ये समस्या बन रही है, तो फिर कई बार खाँसी जो होती है वो जाती नहीं है, लगातार खाँसी बनती रहती है। अगर ब्लड के साथ है, ल्यूकीमिया है, तो आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। हाँ, लिखा किसी भैया ने प्लास्टिक लिखा है, एल्यूमीनियम लिखा है, ये भी बात मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। अच्छा लिखा है आपने। तो चेंज इन बॉल मूवमेंट, जैसे मैंने आपको बताया है कि डायरिया शुरू हो जाता है, इन्फेक्शंस आ जाती हैं, मस्से निकलने शुरू हो जाते हैं अगर स्किन कैंसर की समस्या है, ब्रेन में है तो हेडेक रहती है, वॉमिटिंग आती रहती है, तो ऐसे कुछ ना कुछ इसके सिम्पटम्स चलते रहते हैं। इसके फिर डायग्नोज के लिए देखिए हमारे पास जो मेडिकल साइंस में है वो है स्क्रीनिंग हो जाती है इसकी, जिसे स्कैन बोलते हैं, सीटी स्कैन्स वगैरह होते हैं जिससे कि पता चल जाता है। मेडिकल इमेजिंग होती है, बायोप्सी वगैरह हो जाती है, जो लम्प होता है उसको निकाल के आगे भेजा जाता है, टेस्ट किए जाते हैं, उससे पता चल जाता है कि ये जो आपकी बॉडी में ट्यूमर बना था तो वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। तो उस हिसाब से फिर इसके इलाज शुरू हो जाते हैं। तो अब हम चलेंगे अगले चरण में इसके क्योर की ओर। हमने समझ लिया है कैंसर क्या है, हमने समझ लिया है कि इसके कौन-कौन से कारण थे, हमने समझ लिया है कि इसके क्या-क्या लक्षण हैं। अब हमारा आज का जो सबसे मेन टॉपिक है इसकी क्योरिंग, है ना? तो उसके लिए थोड़ा-सा साथ-साथ पहले हम पाँव खोल के बॉडी को रिलैक्स कर लेते हैं, थक गए होंगे। पाँव खोल लीजिए, पाँव खोल लीजिए। कुणाल जी, हाँ जी, प्रभु जी। मैं हाँ जी। बीच में एक प्रश्न करना चाहता हूँ, वैसे तो बाद में करना चाहिए। जो लोग कहना नहीं मानते, संगठन की बात नहीं मानते, क्या उनको इस श्रेणी में रखा जा सकता है? हाँ सर जी, सब कहना नहीं जान मानते। हाँ जी। सर, यहाँ सब अनुभवी व्यक्ति हैं, सबको पता ही है। ठीक है, प्लीज बड़ों का प्लीज आगे कहना बढ़ाइए। माना बड़ों का कहना मानना सबसे प्रथम श्रेणी में, है हाँ। ना? हाँ, हम्म। तो जो भी बड़े हमारे बुजुर्ग हमें बोलते हैं, हमें उनका कहना अवश्य मानना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, चलिए अब चक्की देखो चलन ना। का अभ्यास करते हैं। चक्की हाँ जी। चलन कीजिए थोड़ा-सा।
अब देखो ना, कह भी दिया कि आप वीडियो ऑन कर दीजिए, थोड़ा हम दर्शन कर लें। कुछ लोगों ने अभी नहीं किया। काइंडली आप सभी वीडियो ऑन रखें प्लीज। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम वीडियो ऑन करके सेशन सुनते हैं, तब हमारी इंटरेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तब मेरे बताए हुए शब्दों का प्रभाव आप पे बहुत अधिक आएगा, आप अच्छे से समझ पाएँगे। यदि आप वीडियो ऑफ करके बैठेंगे तो फिर वो बात ऊपर से निकल जाएगी। बेशक आज आप नहीं नहाए, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, यहाँ कोई आपको देखने वाला नहीं है। रज़ाई में बैठे हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। टोपी डालिए, जो मर्ज़ी डालिए, आप वीडियो ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आपके साथ कनेक्टिविटी बनी रहे, है ना? चलिए रिवर्स कर लीजिए इसको थोड़ा-सा। चलिए, आ जाएँगे वापस। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, इसमें भी आप सब आसानी से बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। पेट गर्दन सीधे रखनी है। बढ़ते हैं अब हम इसकी क्योरिंग की ओर। कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है? देखिए, मेडिकल जो साइंस है, उनके पास ऑप्शंस होती हैं। सबसे पहले सर्जरी। वो क्या करते हैं कि जो ऐसा कोई ट्यूमर बॉडी में बनता है, उसको सर्जरी से निकाल देते हैं, ताकि वो ट्यूमर आगे फैले ना, उस और वो ब्लास्ट ना हो पाए। सेकेंडली ऑप्शन आती है रेडिएशन थेरेपी, जिससे कि वो रेडिएशन वेव्स के साथ इस बीमारी को दूर कर देते हैं। थर्ड, मेडिकल साइंस के पास ऑप्शन होती है कीमोथेरेपी। बहुत बार आपने नाम सुना होगा कि हाँ, कैंसर पेशेंट्स हैं, उनकी कीमोथेरेपी चल रही है। कीमोथेरेपी क्या होती है? बेसिकली इट्स जस्ट लाइक ए पॉइजन, जो कि बॉडी में धीरे-धीरे दी जाती है, ताकि व्यक्ति के भीतर जो सेल्स पूरी बॉडी में फैल चुके हैं, वो सेल्स अपने आप मरने शुरू हो जाएँ, है ना? तो इसमें आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा काम करती है। जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगी, वो व्यक्ति कीमोस को सहन कर लेता है और व्यक्ति वो अपनी इस बीमारी से बच जाता है। टारगेटेड थेरेपी होती है। और एक चीज़ और आजकल बड़ी चीज़ नई समझने को मिली है कि एक नया मेडिकल साइंस ने ट्रीटमेंट निकाला है, जिसे बोला जाता है कैंसर इम्यूनोथेरेपी। बॉडी के भीतर जो इम्यूनिटी बननी थी, जिससे कि सेल्स को मरना चाहिए था, नए सेलों ने पुराने सेल को मारना था, लेकिन वो नहीं मरे, बल्कि पुराने सेलों ने नए सेलों को मार दिया ना। अब मेडिकल साइंस क्या कर रही है कि आपकी बॉडी के भीतर से ही सेल्स लेके उससे डोज बनाती है, इम्यूनिटी डोज बनाती है बाहर से। फिर वो इम्यूनिटी डोज बनाकर आपको वापस दी जाती है। इसे बोलते हैं कैंसर इम्यूनोथेरेपी। इससे द्वारा भी इलाज संभव है। आपको पता है कि जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो कभी भी सेल्फ डिसीजन नहीं लेते। इनकी एक पूरा बोर्ड होता है। किसी पेशेंट के साथ सर्जरी करनी है, रेडिएशन करनी है, कीमोथेरेपी करनी है, वो बोर्ड मिलकर डिसाइड करता है। और हर व्यक्ति की जीन्स अलग-अलग होती है, और हर व्यक्ति के साथ फिर ये रिजल्ट्स अलग-अलग होते हैं। किसी को कीमोथेरेपी कितनी करवानी पड़ती है, किसी को जल्दी हो जाती है, किसी को लेट हो जाती है। और अक्सर हमने ये सुना हुआ है कि जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, इसको बड़े ध्यान से सुनना प्लीज़, वीडियो खोलकर सुनना। अक्सर जब व्यक्ति पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर हमेशा यही बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत लेट हो गया, अब तो स्टेज 3 आ गई या स्टेज 4 आ गई, अब इसका इलाज मुश्किल है ना? कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ कि कैंसर जब इनिशियल स्टेज में होता है, तब उसकी पहचान करनी मुश्किल होती है। और अक्सर यही होता है कि जब कैंसर बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तब व्यक्ति को पता चलता है कि यहाँ पे इस बीमारी से जूझ रहा है। तो हमारे पास ऐसा क्या इलाज है जिससे कि हम समय रहते-रहते हैं, अगर हमें थोड़ा-सा डाउट हो, तो हम समय रहते-रहते इस बीमारी को पकड़ पाएँ? तो इसे बोलते हैं 3 वीक रूल्स। इसको आपने याद रखना है, 3 वीक रूल। क्या चीज़ है ये? देखिए, इसका मतलब ये है कि कोई भी आपके शरीर के भीतर बीमारी पनप रही है, जिसको कि 3 हफ्ते लगातार हो गए हैं, 3 हफ्ते। छोटी से छोटी भी खाँसी हो रही है, 3 हफ्ते लगातार हो रही है, दवाई लेने के बाद ठीक नहीं हुई। बाजू में दर्द है, पीठ में दर्द है, शरीर में किसी अंग में दर्द शुरू हो गई है, 3 हफ्ते लगातार दर्द चल रही है, ठीक नहीं हो रही है। सिर दर्द रह रहा है, वॉमिटिंग रह रही है, कुछ भी समस्या, इवन यहाँ तक कि छोटी-छोटी समस्या, जैसे कि मान लीजिए आपके दाँत का दर्द है,
3 हफ्ते मेडिसिन लेने के बाद भी ये दर्द नहीं जा रहा है, अब आपने वेट नहीं करनी है, तो सीधा आपने डॉक्टर के पास जाके बोलना है कि कंट्रास्ट सीटी स्कैन मेरी करवा दीजिए। क्या करवानी है? कंट्रास्ट सीटी स्कैन। इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे सपोज़ कीजिए दाँत में भी दर्द है, तो वो इस बॉडी के पार्ट की स्कैनिंग करते हैं, जिससे कि पता चलता है कि इसके नीचे कहीं कोई एब्नॉर्मल सेल्स एकत्रित तो नहीं हो रहे, नीचे कोई गाँठ तो नहीं बन रही। और याद रखिए दोस्तों कि यदि आप इसको समय पर पकड़ लेंगे, तो ज़िंदगी में कभी इस समस्या से व्यक्ति मरता नहीं है। स्टेज 1 में पकड़ लिया जाएगा, तो सिंपल सर्जरी से इसका इलाज हो जाएगा। तो कंट्रास्ट सीटी स्कैन ऐसी एक हमारे पास ऑप्शन है जिसके द्वारा हम कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी को पकड़ लेते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर कंट्रास्ट सीटी स्कैन में ऐसी कोई समस्या आती भी है, दिख रहा है कि हाँ भी नीचे कोई एक गांठ बननी शुरू हो गई है या ट्यूमर बनना शुरू हो गया, उसके बाद एक ऑप्शन और होती है जिसका कि नाम है पेट सीटी स्कैन। इसमें क्या होता है कि ये पूरी बॉडी की होती है, पूरी बॉडी को मशीन के अंदर ले जाकर पूरी बॉडी की स्कैनिंग की जाती है और देखा जाता है कि जो ऐसे एब्नॉर्मल सेल्स हैं, जिन सेल्स को मरना चाहिए था, जो सेल्स पूरी बॉडी में तो नहीं फैल गए हैं, यानी कि कैंसर के स्टेज पे पहुंच गया है, तो फिर जहां-जहां बॉडी में ये सेल्स फैले होते हैं, वो काले-काले धब्बे के रूप में अलग से दिखाई देने शुरू हो जाते हैं डॉक्टर्स को कि हाँ, ये सेल्स की ये स्टेज आ चुकी है। तो फिर उसी हिसाब से उसका इलाज हो जाता है। तो ये हमारे पास बहुत बड़ा एक कंट्रोल है सेल्फ डायग्नोस का 3 वीक रूल, ये आपने याद रखना है। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में हमारे पास बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिसके द्वारा हम समय रहते हैं हम इस बीमारी से दूर हो सकते हैं। मैं कुछ मेडिसिन्स का आपका नाम लूँगा, जैसे कि अमल की है, भल्ला टका है, गोक्षूरा है, हरित की है, मूसली है, सोरस भस्म है, त्रिफला है, कचनार है, अनंत मूल है, च्यवनप्राश है, अश्वगंधा है, सुवर्ण मालिनी है, कंचन गुगल है, आरोग्यवर्धिनी है, हीरक भस्म है, हेमवर्क बटी है, रक्तवर्धक है, स्वर्ण औषधि है, कुछ पंचकर्म की क्रियाएँ हमारे साथ होती हैं, जैसे कि वमन है, विरेचन है, कुछ लेप चलते हैं, कुक्कुट लेप है, कुछ तेल चलते हैं, सुदर्शन तेल है, नारायण तेल है, ऐसी कुछ मेडिसिन्स हम सबके पास ऑप्शंस है, लेकिन पूरे किसी डॉक्टर या वैद्य की सलाह से ही आपने कोई मेडिसिन लेनी है। और एक स्वामी जी की पतंजलि की बहुत अच्छी मेडिसिन स्वामी जी ने निकाली हुई है, उसका नाम है सिस्टोग्रिट की टैबलेट। ये टैबलेट स्वामी जी अक्सर रिकमेंड करते हैं या जो वैद्य वहाँ बैठते हैं वो दे देते हैं। तो किसी व्यक्ति को यदि जो इस समस्या से जो जूझ रहा है, उसको ये टैबलेट आप बता सकते हैं सिस्टोग्रिट टैब। स्वामी जी बताते होते हैं कि ये टैब बहुत ज़्यादा गर्म होती है क्योंकि देखिए कोई चीज़ गर्म जाएगी तभी जाके वो अंदर मार पाएगी। तो अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा गर्मी करती है, तो इसको आप लौकी के जूस के साथ या एलोवेरा जूस के साथ भी ले सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास इसके क्योर थे, ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले अब हम अगले प्राणायाम पे चलते हैं। गले और थायराइड संबंधी रोग दोष दूर करने के लिए उज्जयी प्राणायाम। कैसे करना है? जीवा तालु से लगाना है, कंठ में खिंचाव पैदा करना है। नए साधक जुड़े हैं, थोड़ा समझ के करना है कि यहाँ पे गड्ढा आता है, यहाँ पे ऐसे करते हैं ना, तो यहाँ श्वास भीतर भरते हुए आवाज पैदा करते हैं। एक बार प्रयास कीजिए। पूरा श्वास भर के जलंधर बंद लगाना है। जिस भाई बहन का देखिए वीडियो सॉरी माइक ऑन है, माइक ऑफ कीजिए प्लीज। अगर आपका माइक ऑन हो जाएगा तो मैं माइक ऑफ कर लूंगा। तो प्लीज जो भी होस्ट मेरे साथ हैं वो प्लीज थोड़ा ध्यान रखें। जिन भाई बहन के बीच में माइक ऑन हो चुके हैं उनको बंद करवा दीजिए प्लीज। थैंक यू। बाई पार्ट्स कीजिए इसको। जलंधर बंद लगाइए, जलंधर बंद खोलिए, दाई नासिका बंद कीजिए,
बाईं ओर से श्वास खाली कीजिए, थोड़ा गला हिला लीजिए, सलाइवा भीतर कंज्यूम कर लीजिए। सुबह का सलाइवा अमृत का कार्य करता है। बहुत अच्छे। तो दोस्तों देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं अपने इस सेशन के बहुत ही बढ़िया आगे मोड़ पे। योग के द्वारा इस समस्या का समाधान, है ना? आप सब के मन में चल रहा होगा कि कोई ऐसा आसन फटाफट हमें मिल जाए, ऐसा प्राणायाम मिल जाए जिसको करके व्यक्ति जो इस समस्या से जूझ रहा है वो व्यक्ति फटाफट आराम मिल जाए। तो दोस्तों देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि एक गाड़ी को बनाने के लिए एक बहुत से छोटे-छोटे मशीनरी यूज़ की जाती है। एक शर्ट मैंने पहनी हुई है, इस शर्ट को पहनने के लिए कितने प्रकार के मशीनरी यूज़ की हो सकती है। जिप लगी है, धागे लगे हैं, सिलाई हुई है ना? तो वैसे ही योगा जो है वो एक होलिस्टिक अप्रोच है, एक संपूर्ण है, एक समग्र है। कोई भी एक आसन के द्वारा हम ऐसी भयंकर बीमारी से इलाज नहीं डाल सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको रोज योग अभ्यास करना है। जैसे महर्षि पतंजलि जी ने भी हमें बताया है, स तु दीर्घ काले निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतरता के साथ, कॉन्टिन्यूटी के साथ, पूरे सत्कार के साथ, पूरी सेवा भावना के साथ और दृढ़ विश्वास के साथ रोज योग अभ्यास। ठीक है? रोज सुबह जल्दी उठना है, रोज योग अभ्यास करना है, तो फिर कोई भी दुश्मन हमारे सामने टिकने वाला नहीं है। जो भी अभ्यास आज इस सेशन में आपको बताए जा रहे हैं, रूटीन में बताए जाते हैं, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। योग परिवार की कितनी सेशंस ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस लगाई जाती हैं, ऑफलाइन लगाई जाती हैं। इन सेशंस को जॉइन कीजिए, जहाँ-जहाँ आपको डाउट है उसको समझिए और रोज इसका अभ्यास करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आज का मुख्य प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। स्थिति लेते हैं, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद करनी है, बाईं ओर से लंबा गहरा श्वास भरते शुरू करना है। बाईं नासिका बंद कीजिए, दाईं ओर से खाली कीजिए, दाईं ओर से भरिए, दाईं नासिका बंद कीजिए और बाईं ओर से खाली कीजिए। एक राउंड होगा, इसको बारंबार करते जाना है। बाएं से भरना है, दाएं खाली करना है, दाएं से भरना है, बाएं खाली करना है। इसको अल्टरनेट ब्रीदिंग बोला जाता है। बाएं से भरा, दाएं खाली किए, दाएं से भरा, बाएं खाली किए, बाएं से भरा, दाएं, दाएं से भरा, बाएं। करते जाइए साथ-साथ सुनते चले जाएंगे, क्योंकि आज हमारे लिए सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभ्यास हमारा चलता चला जाएगा। देखिए, दो प्राणायाम ऐसे हैं, एक कपालभाति और एक अनुलोम विलोम। जिस किसी व्यक्ति को भी कैंसर की समस्या है, उसको इसका अभ्यास कम से कम 1-1 घंटा सुबह-शाम रोज करना है, यानी कि 4 घंटे लगाने हैं, सुबह भी और शाम को भी। जितना ज़्यादा इसका अभ्यास बढ़ाएँगे, उतनी जल्दी आप इस बीमारी से वापस आ जाएँगे। सेकेंडली जो है, अभी हम सब प्रिवेंशंस की बात कर रहे हैं, क्यूरिंग की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन का लेवल आपने बढ़ाना है, भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास आपने ज़्यादा करना है। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बजाय कि इस बीमारी में जाने के बाद इसका इलाज ढूंढे, तो पहले से हम अपने आप को ऐसी स्थिति में रख लें कि ये बीमारी हमारे आसपास आ ही ना पाए। तो अभी हम कुछ प्रिवेंशन की बात शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारे टॉपिक का आज का लास्ट टॉपिक है, प्रिवेंशन। क्या क्या ऐसी हम बातों का ध्यान रख सकते हैं जिसके द्वारा कि ये बीमारी कभी हमें छू ना पाए या हमारे किसी परिजन को छू ना पाए। जब सेशन की मैंने शुरुआत आपके साथ की थी, मैंने आपको बताया था कि पंच तत्वों में इम्बैलेंस जब होता है तब ऐसी बीमारी छूती है ना? तो अब मैं आपको थोड़ा इसका डिटेल में बताता हूँ कि पंच तत्वों में इम्बैलेंस क्यों होता है, इससे कैसे वापस आना है। पंच तत्व जिससे शरीर बना है, जिससे एक-एक सेल बना है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। अग्नि तत्व, शरीर के भीतर अग्नि तत्व उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपके लिए खाना खाना और सांस लेना है। अग्नि तत्व की पूर्ति के लिए आपको दिन में आधा घंटा रोज सूर्य देव के सामने बैठना है, चाहे सर्दियां हैं चाहे गर्मियां हैं। गर्मियों में आप सुबह सुबह का समय, जब उषा काल होती है, जब सूर्य देव उदय होते हैं, सूर्य देव के सानिध्य में जाया कीजिए, सूर्य देव को प्रणाम किया कीजिए, सूर्य नमस्कार किया कीजिए।
सूर्य नमस्कार से भी हमारे शरीर के भीतर अग्नि तत्व बैलेंस होता है। सूर्य देव के साथ हमारा सूर्य तत्व बैलेंस हो जाता है। तो आधा घंटा दिन में जरूर समय निकाल कर आपने सूर्य देव के सानिध्य में जाना है। देन आता है हमारे पास वायु तत्व। वायु तत्व ऐसे पार्क में जाया कीजिए जहाँ पे शुद्ध वायु है। समय निकालकर महीने 2 महीने बाद आप प्रकृति के सानिध्य में जाया कीजिए, पहाड़ों में जाया कीजिए, नदिया के पास जाया कीजिए, जहाँ पर आपको शुद्ध वायु मिले, शुद्ध प्राण वायु आपकी बॉडी में जुड़ी है। आधा घंटा आपने शुद्ध प्राण वायु के साथ आपने बिताना है। इसके लिए अगर आप कहीं नहीं जा पा रहे तो एटलीस्ट घर में आप एक तुलसी का पौधा रखिए और तुलसी के पौधे के सानिध्य में बैठा कीजिए। इससे भी आपको वायु तत्व की बैलेंस होने वाली है। सेकेंडली, पीपल का पेड़ बहुत अच्छा होता है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर योग अभ्यास करने से भी आपका वायु तत्व पूरा होने वाला है। आकाश तत्व को मैं अंतिम में छूंगा। पृथ्वी तत्व की बात कर लेते हैं। पृथ्वी तत्व में देखिए, पृथ्वी के सानिध्य में नंगे पैर चलना हमने आदत भूल चुके हैं। हम लोग क्या करते हैं कि शूज में ही रहते हैं, सारा दिन शूज में चलते रहते हैं, पृथ्वी का स्पर्श ही नहीं कर पाते हैं। तो आधा घंटा आप देखिए, हम देखते हैं ना जो पुराने अभी भी संस्कार फॉलो करते हैं, वो चप्पल जूता बाहर रखते नंगे पैर अंदर जाकर घूमते हैं। क्यों? घर में शुद्धि बनी रहती है। तो वैसे ही पृथ्वी तत्व के अपने सानिध्य में रहना है। खाना खाना है, खाना खाना आपने जमीन पे बैठ के खाना खाना है, ये समझ लीजिए। अभी भी देखिए हमारे हमारे क्या है कि घरों में डाइनिंग टेबल आ चुके हैं, हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, चेयर्स पे खाना खाते हैं, ये हमारी सभ्यता नहीं है। जमीन पे बैठ के खाना खाना चाहिए और इससे आपका पृथ्वी तत्व बैलेंस होएगा और खाना आपका अच्छे से डाइजेस्ट होएगा। देन जल तत्व। जल तत्व में देखिए क्या-क्या आता है। रोज स्नान करना। लोग क्या करते हैं, सर्दियों में नहाते ही नहीं है। बच्चों को ऐसे डाल देना, नहाना ही नहीं है, तो बीमारी तो आएगी, फिर स्किन खराब नहीं होएगी। फिर जल तत्व के सानिध्य में स्नान करना। फिर आदरणीय कृष्णलाल सर हमें बताते हैं, जो शुद्धि क्रियाएं बताते हैं, जल नीति बताते हैं, उसके साथ आपने रोज अभ्यास करना है। जल के साथ जुड़ जाएंगे और बॉडी के भीतर 70% हमारे जल तत्व है, तो हमारी डाइट में भी 70% जल या लिक्विड होना चाहिए। अधिक से अधिक पानी पिया कीजिए, लिक्विड डाइट लिया कीजिए, दलिया खाया कीजिए, खिचड़ी खाया कीजिए। इससे सेमी सॉलिड डाइट्स पे ज़्यादा आपने ध्यान फोकस करना है। अंतिम तत्व आकाश तत्व। क्या है आकाश तत्व? इसकी पूर्ति कैसे करनी है? आकाश तत्व का अर्थ है शून्यता। शून्यता। प्लीज मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है। आज के सेशन में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा योग परिवार है, हर व्यक्ति इस सेशन को अच्छे समझकर इसका पूरा लाभ ले पाए। हम लोग सारा दिन किसी न किसी विचारों में घूमते रहते हैं। शून्यता हमारे बॉडी में है नहीं, शून्यता विचारों की है नहीं। तो आधा घंटा ध्यान में बैठा कीजिए। जब हम ध्यान करते हैं तब हमारे भीतर शून्य भाव आते हैं, शून्यता आती है, जिससे कि हमारा आकाश तत्व की पूर्ति होती है बॉडी के भीतर। माइक ऑफ कीजिए राजू जी प्लीज। हाँ जी। तो 5 तत्व मैंने आपको बता दी। इन 5 तत्वों को आपने ध्यान रखना है, कैसे आपने इसकी पूर्ति करनी है। सेकेंडली, इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करना है आपने, जो कि आज की डेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। कैसे इम्प्रूव करना है? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि रोज योग अभ्यास करने से इम्यूनिटी आपकी बढ़ सकती है और प्रकृति के सानिध्य में जाने के, प्रकृति की सेवा करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। च्यवनप्राश, इसका सेवन करने से। और देखिए गोमूत्र, गोमूत्र आपने जरूर लेना है, थोड़ा-थोड़ा लिया कीजिए। ये हमारे लिए दिव्य औषधि हमें हमें ईश्वर ने दी है। कई लोग क्या करते हैं कि गोमूत्र लेने से कहते हैं कि स्मेल बहुत आती है ना, तो इसके देखिए मेडिसिन्स भी आती हैं, जिसे गो अर्कवटी बोला जाता है। आई थिंक आसाराम बापू जी की जो बसेस चलती है ना, उनमें से आपको मिल जाएगी। बाकी शायद हो सकता है सर को पता हो कहाँ-कहाँ से मिल जाती है। गो अर्कवटी आती है, टैबलेट आती है, वो भी आप ले सकते हैं। देन त्रिफला चूर्ण, त्रिफला चूर्ण का सेवन किया कीजिए। ये भी आपकी बॉडी के भीतर इम्यूनिटी को बढ़ा देगा। और व्हीट ग्रास जूस, तुलसी का सेवन, आंवला का सेवन, ये सब इम्यूनिटी बढ़ाने वाले बूस्टर्स हैं हमारे पास। स्ट्रॉन्ग विल पावर रखनी है आपने, स्ट्रॉन्ग विल पावर। जल्दी हिताश नहीं हो जाना, ये नहीं कि आज कुछ जस्ट ऐसा आ गया और ऐसे डेली डाल दी।
देखिए, जिंदगी की जंग वही जीतता है जो कि भीतर पूरी विल पावर लेके आता है। लड़ना है, अंतिम समय तक लड़ना है। ना जाने कब सफलता हमारे पास हमारे कदम छू जाए, है ना? और क्या ध्यान रखना है, हर 2 घंटे बाद आपने चलने का अभ्यास बनाना है। यहाँ पे हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि चलो सुबह-शाम योग अभ्यास हो गया, दैट्स फाइन। लेकिन मैं चाहता हूँ कि शरीर को शिथिल करके ना बैठा कीजिए। जो लोग भाई-बहन ऑफ़िसेज़ में भी हैं, वो हर 2 घंटे बाद थोड़ा-थोड़ा ज़रूर चला कीजिए। ये हमारे लिए बहुत अच्छे है। और एक चीज़ और मैं बताऊँगा आपको कि जो भी आप फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स को फ्रिज में ना रखा कीजिए। फ्रूट को बाहर रख के ताज़े फ्रूट ही खाया कीजिए। हुँ? और सब्जियों को माइक्रोवेव नहीं करना। जब भी हम सब्जियों को माइक्रोवेव में खाते हैं, पुरानी सब्जी है, रात की बनी है, सुबह फिर गरम करके खा ली है, रेस्टोरेंट्स में जाके हम देखते हैं वो पुरानी सब्जियों को माइक्रोवेव कर देते हैं, तो हम उसमें एक रेडिएशंस डालते हैं, जो कि कभी न कभी कैंसर का रूप ले सकती हैं। ताज़ा बनाना है, ताज़ा खाना है। रात सुबह का बना शाम को नहीं खाना। ये नहीं है कि सुबह आटा एक बार में इकट्ठा गूँथ लिया और रात तक वही आटा चलता चला जा रहा है। ऐसे काम नहीं करने हैं। शुगर के बारे में अक्सर बताया जाता है, लेकिन सोडियम को भी हमने ऐड अप करना है। नमक, नमक की हमारे दिन में डाइट जो है वो 6 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1 चम्मच को अगर हम भरते हैं तो वो 5 ग्राम का हो जाता है। तो समझ लीजिए आपके दिन में जितनी भी इनटेक आ रही है 6 ग्राम से कम सोडियम की होनी चाहिए। और आपने एक चीज़ और बड़े ध्यान से सुननी है, वो ये है कि रात को जब भी आप सोते हैं तो कोशिश किया कीजिए पूरा अंधेरा करके सोया कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी हम अक्सर लाइट जगा के सोते हैं तो हमारी बॉडी के हार्मोन्स अच्छे से रिलीज़ नहीं हो पाते। एक हार्मोन है जिसका कि नाम है मेलाटोनिन। ये पूरी डार्कनेस में रिलीज़ होता है। ये हमारी बॉडी में ऐसे तत्व पैदा करता है जो कि बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाता है, नए सेलों को बनाए रखता है, पुराने सेलों को मारता है। मेलाटोनिन ये अंधेरे से पैदा होता है। तो इसलिए रात को जब भी सोना है, पूरे अंधेरे में सोना है, समय पे सोना है। हर चीज़ को नियम बनाकर। सुबह योग अभ्यास, सुबह 5 बजे उठ जाना है और रात को 9 बजे सो जाना है। ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं भागना। समय व्यवस्थित कर लीजिए कि शाम को 7 बजे मैंने ऑफ़िस बंद कर देना, भाई मेरे पास इससे ज़्यादा समय नहीं है। 8 बजे खाना खाइए, अगर रात को खाना खाना तब भी चलेगा। और 9 बजे आप अपनी थोड़ा सैर करने के बाद साढ़े 9 बजे तक आप सो जाइए। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ, वो है दूध। देखिए, आजकल एक बहुत ट्रेंड चल पड़ा है नया कि लोगों के मन में ये डाला जा रहा है कि दूध पीना जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। कहते हैं कि जो गाय माता का दूध है वो तो बछड़ों के लिए बना है, हमारे लिए तो बनाया नहीं। कोई भी जानवर अपने अपने जानवर का दूध पीता है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप गाय को माता मानते हैं तो आप उनके बच्चे हुए, है ना? तो बच्चे ही माता का दूध पीते हैं, या तो गाय को माता मत बोलिए, उनको जानवर बोलिए। माता बोल रहे हैं तो वो आपकी माता है और माता का दूध हमेशा बच्चों के लिए शक्तिवर्धक है, रक्तवर्धक है। च्यवनप्राश के साथ रात को दूध अवश्य सेवन किया कीजिए, ठीक है? और जो अनाज हम खाते हैं मिक्स्ड ग्रेन खाया कीजिए। ये नहीं कि कनक ही चल रही है सारा फिर 12 महीने 30 महीने। इसको थोड़ा चेंज करते रहा कीजिए। मिक्स्ड ग्रेन यूज़ किया कीजिए, होलसम प्रोडक्ट्स यूज़ किया कीजिए, जिसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व हैं, उसको यूज़ किया कीजिए। सतनाजा यूज़ किया कीजिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और हर 15 दिन के बाद उपवास ज़रूर रखा कीजिए। इसलिए एकादशी हमारे लिए शास्त्रों ने हमारे लिए लिख गई है, ताकि हर 15 दिन के बाद बॉडी की अपने आप डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए, है ना? 15 दिन के बाद 1 दिन उपवास रखा कीजिए और महीने में 1 दिन मौन उपवास रखा कीजिए, कुछ नहीं बोलना, सिंपल शांति से बैठे रहना है। और हर 6 महीने बाद अपने सारे टेस्ट अवश्य कराएँ, ठीक है? ताकि समय रहते ही हम अपनी बीमारी से अवगत हो जाएँ और बीमारी से बच पाएँ। और एल्यूमीनियम यूटेंसिल्स का इस्तेमाल नहीं करना है। आजकल मुझको बड़ी खुशी हुई है, हमारे भाई एक योगा क्लास में आते हैं, उन्होंने बताया कि वापिस पीतल के बर्तनों का ट्रेंड चलने लग गया। वो कहते हैं पीतल के बर्तन भी मिलने लग गए हैं और उससे कली भी वापस होने लगी है, देखिए। यानी कि लोग जागरूक हो गए हैं। तो घर में आप पीतल के बर्तन यूज़ किया कीजिए, तांबे के यूज़ किया कीजिए, लेकिन जो घर में एल्यूमीनियम यूटेंसिल्स है उसको आप हटा दीजिए। इसके अलावा कच्चा प्याज और लहसुन,
अक्सर बोला जाता है कि ये चीज़ अवॉइड की चाहिए, लेकिन एज़ ए मेडिसिन आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। लहसुन की एक कली आप सर्दियों में खा सकते हैं। आपके बॉडी के भीतर ये हर प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। ग्रीन वेजिटेबल्स है, कैरट्स है, टमाटर है, सिट्रिक फ्रूट्स है, जितने भी खट्टे हमारे पदार्थ है, नींबू है ना? आंवला है, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। स्वीट पोटैटो, शकरकंदी बोलते हैं, एप्रिकॉट्स है, देन बीट रूट है, जिसे चुकंदर बोला जाता है, सोयाबीन्स है, बेरीज है, हर्बल टीज है, एप्पल्स है, ग्रेप्स है और हर प्रकार के सीजनल फ्रूट्स हैं, फाइबर फ्रूट्स हैं। तो ये कुल मिला के हमारे पास है ऑप्शंस जिसके के द्वारा हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो इसके साथ ही जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके लिए एकत्रित कर रखी थी वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो भाई प्राणायाम कर रहे हैं वो प्लीज प्राणायाम से भी वापस आ जाइए। कुछ पलों के लिए हम ध्यान में बैठेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। 3 बार भ्रामरी करेंगे, 3 बार उद्गीत, उसके बाद कुछ पलों के लिए ध्यान कर प्राणायाम। दोनों हाथों की पहली उंगली माथे पे, बीच वाली उंगली से आंखों के छिद्र बंद, बाकी उसके साथ जीवा तालु के साथ अंगूठों से कानों के छिद्र बंद और भंवरे की तरह गुंजन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में 3 बार पवित्र ओम शब्द का उच्चारण। शांत 1 मिनट के लिए ध्यान का प्राणायाम, प्राणायाम। हे ईश्वर, हम सदा आपके चरणों में हमें स्थान मिले, हमें अच्छा स्वास्थ्य देना, सुख समृद्धि देना, तंदुरुस्ती देना, जीवन में हमेशा हमसे अच्छे कार्य हों, हमेशा भी भीतर इतनी विवेक बुद्धि जागृत रहे कि हम योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उस परम सिद्धि को, उस परम मोक्ष को प्राप्त कर पाए। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे चले जंजीर। मृत्यु सबकी अनिवार्य है। यही हमें सेल्स बताते हैं कि जब सेल्स नहीं मरते हैं तब कैसा प्रलय शरीर के भीतर होता है। इसीलिए जो आया है उसने जाना ही है और हर चीज में उस ईश्वर का शुक्रिया, अभिनंदन। जितने श्वास उसने हमें दिए हैं उसमें उसका शुक्राना, और एक एक श्वास, हमारा एक एक पल, हमारी एक एक क्रिया केवल उस ईश्वर के लिए और प्रकृति के लिए और औरों की सेवा के लिए। कोमलता से आंखें खोल लीजिए। मेरा आज का सेशन यहीं समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इससे कुछ आपको जानकारी मिली होगी जिससे कि आप जीवन में जरूर अपनाएंगे। अब आगे का अभ्यास आदरणीय श्री कृष्णलाल गुप्ता जी। ओम। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कुणाल जी का तालियों के साथ अभिनंदन करें। कितनी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने हमको दी है, कितनी मेहनत की है और क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही अनुरोध है कि इसी तरह से मेहनत करके इस